अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.7 है। शो डैट द एक्सप्रेशन वी एफ प्लस वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी इज़ डायमेंशनली करेक्ट। आपने प्रूव करना है कि भी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड है, यानी कि जो डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वही डायमेंशंस राइट हैंड साइड पे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वेलोसिटी है वी एफ। अगर वेलोसिटी की डायमेंशन लिखें तो हमें पता है वेलोसिटी की डायमेंशन होती हैं एल टी माइनस वन, क्योंकि इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर के लिए कैपिटल एल और सेकेंड के लिए टी। सेकेंड के ऊपर -1 है तो इधर भी -1 आएगा। ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम राइट हैंड साइड की डायमेंशन लिखें तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक तो है इनिशियल वेलोसिटी वी आई, वेलोसिटी है तो सेम डायमेंशंस होंगी एल टी माइनस वन, और सेकंड हमारे पास है एक्स ए टी, ए एक्सेलरेशन टी टाइम। एक्सेलरेशन की डायमेंशंस हमारे पास होती हैं एल टी माइनस टू, और ये जो टी टाइम है इसकी डायमेंशन होगी टी। अभी देखें ये जो टी हमारे पास इसकी पावर +1 है, इस टी की पावर -2 है। बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी कि एल ऐसे ही आ जाएगा टी -1 +1 हो जाएगा टी -1। तो वी आई की डायमेंशन एल टी -1, ए टी की डायमेंशन एल टी -1, वी एफ की डायमेंशन एल टी -1। इक्वेशन में पुट कर दें वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ की डायमेंशन एल टी -1, वी आई की डायमेंशन एल टी -1 प्लस ए टी की डायमेंशन एल टी -1। इन दोनों को ऐड कर दें, ये हो जाएगा 2LT-1, ये LT-1। देखिए जी 2 हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमें पता है कांस्टेंट के लिए जो डायमेंशन होती हैं वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि भी जो लेफ्ट हैंड साइड है LT-1 इज़ इक्वल टू है राइट हैंड साइड के LT-1। 2 हमारे पास कांस्टेंट है। 2.8 में वो कहता है कि भी सपोज़ करें आपके पास कोई भी साउंड है, वो किसी भी मीडियम में से पास करता है। जो उस मीडियम में से पास करता है तो वो उस साउंड की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है उसकी मीडियम डेंसिटी पे, मीडियम के पे, एंड इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। तो कैलकुलेट करें कि भी उसका स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी बाय डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि अपने डायमेंशन के थ्रू कैलकुलेट करना है कि भी स्पीड की वैल्यू कितनी आएगी। स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला क्या निकलता है। अच्छा जी, हमें पता है कि भी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, एंड v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलास्टिक मॉडुलस की। अब जब हम इसका एंड फार्मूला निकालेंगे ना तो हमें उधर ना रिज़ल्ट में कुछ ना कुछ इसकी पावर्स में चीज़ें मिलती हैं, तो इसलिए हम डेंसिटी भी की भी कोई ना कोई पावर लिखेंगे और इलास्टिक मॉडुलस की भी कोई ना कोई पावर लिखेंगे। तो इसको हम ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। अब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डिपेंड कर रही है डेंसिटी विद सम पावर ए, एंड वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द इलास्टिक मॉडुलस विद सम पावर बी। कंबाइन कर दें वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो ए ई बी, प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे, हमें पता है कांस्टेंट आता है, तो मैं लिख सकता हूँ वी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट रो ए ई बी। अब हमने इनकी डायमेंशंस लिखनी है। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो पहले तो इसको डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख लें। कांस्टेंट के लिए हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता अबाउट कांस्टेंट, तो इसको हम छोड़ देंगे। डेंसिटी की डायमेंशन एंड इलास्टिक मॉडुलस की डायमेंशन। अच्छा जी, पहले तो हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी की अगर हम डायमेंशंस लिखें तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमें पता हमारे पास होती हैं LT-1। इसी तरह डेंसिटी की अगर हम डायमेंशंस लिखते हैं तो डेंसिटी की डायमेंशन के लिए सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस की यूनिट हमारे पास केजी, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो किलोग्राम
पर मीटर क्यूब। तो इधर से डायमेंशन निकालना आसान हो जाता है। किलोग्राम मैस का यूनिट है, डायमेंशन लिखे तो कैपिटल एम। मीटर की डायमेंशन हमें पता है एल होती है, -3 है तो इधर भी -3 आ जाएगा, ml-3। और थर्ड चीज़ हमारे पास थी इलास्टिक मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस का फॉर्मूला स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला, पहले हम स्ट्रेस की डायमेंशन निकालते हैं फिर स्ट्रेन की निकाल लेंगे। स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डायमेंशन निकालनी है, फोर्स का पहले फॉर्मूला लिख लें, फोर्स F इज इक्वल टू एम ए, एरिया ऐसे ही आ जाएगा। यूनिट लिख लें, इसके यूनिट होते हैं मैस का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एरिया का मीटर स्क्वायर। ये देखिए 1 मीटर इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 रह जाएगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो 1 मीटर बच गया था नीचे प्लस था, ऊपर जाके माइनस का हो गया। अब इसकी स्ट्रेस की डायमेंशंस लिखना आसान हो जाएंगी। फॉर्मूला यूनिट पता चल गया हमें, किलोग्राम के लिए कैपिटल एम, एल के लिए कैपिटल एल -1 ऊपर आएगा, एस के लिए कैपिटल टी -2 ऊपर आएगा। ये तो होगी स्ट्रेस की। स्ट्रेन की डायमेंशन, स्ट्रेन हमारे पास होता है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए ऊपर भी हमारे पास अगर मैं इसके यूनिट लिखूँ, ऊपर भी मीटर क्यूब बनेगा, नीचे भी मीटर क्यूब बनेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, इधर आंसर 1 आ जाएगा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डायमेंशन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती, तो ना तो स्ट्रेन के हमारे पास यूनिट होती हैं और ना ही स्ट्रेन की कोई डायमेंशन होती है, तो स्ट्रेन हमारे पास डायमेंशन लेस होगा। यानी कि अगर मैं इलास्टिक मॉडुलस की डायमेंशन लिखूँ, इसको मैं 2 कह दूँ इक्वेशन को, इसको 3 कह दूँ, तो थर्ड इक्वेशन में हमारे पास स्ट्रेस की डायमेंशंस क्या आई थी, ml-1 t-2, और स्ट्रेन की डायमेंशन लेते थे तो ऐसी रह जाएगा। तो स्ट्रेस की हमारे पास डायमेंशन आ गई ml-1 t-2, इसको कोई इन 4 कह दें। अब इन सब को हम इस्तेमाल करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में, जो कि हमारे पास थी v इज इक्वल टू रो ए ई बी। तो v के तो LT-1, डेंसिटी की डायमेंशन ml-3, ml-3, इलास्टिक मॉडुलस की डायमेंशन ml-1, l-1 t-2। इनको a की स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें, इधर a आएगा ऊपर, इधर b आएगा। पहले a को पावर में लिख लें, m की पावर a, l की पावर -3 है। m के ऊपर +1 है तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इधर 3 है -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और b इधर m से मल्टीप्लाई होगा mb, फिर b मल्टीप्लाई होगा l-1 से, तो l-b, फिर t से मल्टीप्लाई होगा t-2b, जिनकी पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे पास। अब ये देखें जो कॉमन है हमारे पास उनको सेम का एक जगह पे लिख लेते हैं। m दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, हमें पता है अगर बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हमारे पास हो जाएगा ma+b। इसी तरह l, इधर भी l है इधर भी l है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, -3a -b। t के साथ इधर कोई भी t नहीं है, एक ही t है, तो t-2b ऐसे ही आ जाएगा। इधर हमारे पास वेलोसिटी में अगर हम देखें तो LT-1 है, इधर L है, इधर भी L है, T है, इधर भी T है, इधर M नहीं है, तो हम M खुद से लिख लेते हैं, M की पावर 0। हमें पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर उसका 1 के इक्वल होता है, तो इस इधर 1 आ जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, LT-1। अब हम करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स क्यों करने, बेसिकली हमने ए बी की वैल्यूज़ निकालनी है, ए बी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, अगर हम एम के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं तो a+b इज इक्वल टू आएगा 0। एल के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो 3a
माइनस बी इज इक्वल टू एल की पावर प्लस 1 है तो 1, और टाइम के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो -2b इज इक्वल टू -1। ये -2b इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, b से मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1/2। अगर इस 1/2 को हम इधर इस्तेमाल करें, इसको इक्वेशन 5 कह दें, इसको 6 कह दें और इसे इक्वेशन 7 कह दें। अगर हम इक्वेशन 7 को 5 में इस्तेमाल करें, यानी कि a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, b की जगह पे हमने 1/2 इस्तेमाल किया तो ये 1/2 इधर प्लस और उधर जाके माइनस हो जाएगा, a माइनस 1/2। अच्छा जी, अब हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 में, जो कि हमने लिखी हुई है v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रो a एंड e की पावर b। ए और b की वैल्यूज़ को इधर यूज़ करेंगे तो v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डेंसिटी ऐसी आ जाएगी, डेंसिटी के ऊपर a की वैल्यू आ जाएगी जो कि -1/2, और इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू b, तो b की वैल्यू 1/2। v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये देखें ये -1/2 है, e 1/2 तो प्लस था, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ये -1/2 इसको नीचे ले जाकर अगर मैं लिखूँ तो +1/2 लिख सकता हूँ, तो डेंसिटी नीचे आके +1/2 होगी, ये +1/2 पहले ही था हमारे पास, तो v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट e ओवर स्क्वायर रूट रो, मतलब कांस्टेंट स्क्वायर रूट e ओवर रो, जो कि हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला था।